कौन से टिप्स हमको फॉलो करने हैं सिलेबस कंप्लीट करने के लिए और अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए। अब जब मैं सैंपल पेपर्स की बात करती हूँ तो सैंपल पेपर्स पे हर कोई इतना प्रायोरिटी क्यों देता है, लेट मी टेल इट। सिलेबस को अंडरस्टैंड करने का ये मतलब है कि जब आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को पढ़ना चालू करेंगे तो आप सबसे पहले देखेंगे कि कितने चैप्टर्स हमारे एग्जाम में आ रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो हम छोड़ के जाते हैं कभी कभी उसी में से जब एग्जाम आता है तो हमें लगता है तो आउट ऑफ सिलेबस है क्योंकि हमने नहीं पढ़ा होता। हेलो एवरीवन, दिस इज योर पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर उज्ज्वला पुंजन। मैं सभी मेरे क्लास 12th के ज्वालामुखी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे इस बहुत ही प्यारे से सेशन में, जहां पर बच्चों हम लोग क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के रोड मैप को डिस्कस करने वाले हैं। रोड मैप, मैम हम तो पहुंच ही गए हैं क्लास 12th में, अब कौन से मैप की जरूरत है यार। ये रोड मैप का मतलब ये है कि हम किस तरीके से इस पूरे सेशन के अंदर, इस पूरे क्लास 12th के टाइम में कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे एंड कौन कौन से टिप्स हमको फॉलो करने हैं सिलेबस कंप्लीट करने के लिए और अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए। आज उन सभी चीजों की मैं बात करने वाली हूं जिसमें आपको दिक्कतें आती हैं पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने में, और कैसे उन चीजों से हमें जो है निकलना है, कैसे उन प्रॉब्लम से बाहर आना है, क्या क्या मेथड्स को फॉलो करना है अच्छे नंबर लाने के लिए। ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोना बी डिस्कसिंग इन टुडेज सेशन। सो आई होप कि आप बच्चे बिल्कुल 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 तैयार हैं। फटाफट से यहाँ पर आ जाते हैं यार। मैं सबसे पहले ना कुछ बहुत ही अमेजिंग सी टिप्स की बात करने वाली हूँ, इसके बाद ही मैं सिलेबस की बात करूंगी। देखो, सबसे पहले बच्चों आप लोग क्लास 12th में तो आ गए हैं, लेकिन क्लास 12th में आके क्या आपने सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ही नहीं बाकी अपने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, क्या उनके सिलेबस को खोल के देखा है? क्या उस सिलेबस को आपने रिव्यू करा है अच्छे से कि नहीं करा है? So the first thing that you guys have to do while preparing for any exam या while preparing any subject is to understand the syllabus. सिलेबस को अंडरस्टैंड करने का ये मतलब है कि जब आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को पढ़ना चालू करेंगे तो आप सबसे पहले देखेंगे कि कितने चैप्टर्स हमारे एग्जाम में आ रहे हैं, प्लस उनमें से कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनकी वेटेज ज्यादा है, जिसपे हमें ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो वेटेज समझेंगे, चैप्टर्स का नंबर देखेंगे, बस इतना सा काम तो कर ही सकते हैं हम सबसे पहले। तो यार यहाँ पर ना हम लोगों को बस इतनी सी बात समझनी है कि जो हमारे क्लास 12th के चैप्टर्स है इसमें किसकी ज्यादा वेटेज है, किसकी कम वेटेज है, और काम हमारा बहुत ही आसान हो जाएगा। फटाफट से देखो, 2 किताबें हैं तुम्हारी, इतना तो पता ही है हम लोगों को। पार्ट ए कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आप लोगों को बच्चों गिवन है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स की वेटेज होल्ड करता है। हमें जब ये बात बताई गई है तो हम इसको नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, देखो आप वैसे देख भी सकते हो लेकिन मैं आपको यहां बता देती हूं। देखिए, मार्क्स अलॉटेड वाले में आप देख सकते हो कि सिर्फ एक चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन जिसको 4 नंबर की वेटेज मिली है, नहीं तो बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं वो 6 मार्क्स होल्ड करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज चैप्टर्स बेसिकली इस किताब में तो आप लोगों को दिख रहा है जहां तक कि हर चैप्टर की बराबर वेटेज है। बट वहीं पर अगर मैं दूसरी बुक की बात करूं विच इज पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, जो कि आपका पार्ट बी है, इसके अंदर यू विल सी अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द वेटेज द चैप्टर्स होल्ड। तो यहां देखो यार, सबसे पहले चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, यहां पे एज यू कैन सी चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग एक चैप्टर है जो कि 6 मार्क्स की वेटेज होल्ड करता है। उसके बाद आप नीचे आते हो यहां पर 4th यानी कि इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस, इसकी वेटेज ज्यादा है। फिर आप और नीचे आते हैं यहां पर रीजनल एस्पिरेशंस एंड लास्टली रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये जो 4 चैप्टर्स है बच्चों, इनकी सबसे ज्यादा वेटेज है। इसका क्या मतलब है कि जब हम लोग अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो हमें सबसे ज्यादा अच्छे से इन चैप्टर्स की प्रिपरेशन करनी है जिनकी वेटेज सबसे ज्यादा है, बिकॉज हमें पता है कि इसी से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, बाकियों से भी आएंगे बट इससे ज्यादा आएंगे। और जब मैं आपको ये बात बोलती हूँ कि आप लोगों को हर महीने 2 से 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, उसमें ध्यान रखिएगा कि एक हाई वेटेज वाले चैप्टर के साथ 2 लो वेटेज वाले चैप्टर आप पकड़ लो। ठीक है, तो उससे आप इजीली वो कंप्लीट भी कर लोगे, जो अपना टारगेट है 3 चैप्टर्स का, प्लस उसमें एक हाई वेटेज चैप्टर भी कंप्लीट कर लोगे। आई होप ये बात सभी को क्लियर हो गई है। वेटेज समझ ली, सिलेबस देख लिया, उसके बाद आते हैं अपनी नेक्स्ट चीज पर विच इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्या है? होली बुक है हमारी। हमें जो है एनसीईआरटी को रखना है और उसकी ऐसे पूजा करनी है, आरती उतारनी है। नहीं नहीं नहीं, आरती नहीं उतारनी बच्चों, हम दिल से इज्जत करेंगे, वही आरती है। यहाँ पर एनसीईआरटी मैंने इसलिए लिखा है, मेंशन करा है स्पेसिफिकली, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इधर उधर भागते हैं, कौन सी किताब से पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कौन सी रेफरेंस बुक खरीदनी है। कुछ नहीं करना, सिर्फ एनसीईआरटी को देखना है। एनसीईआरटी में क्या लिखा है, किस लैंग्वेज में लिखा है, क्या है, सब वहीं से आएगा, वहीं से सब कुछ पढ़ना है। ठीक है,
रेफरेंस बुक मैं तभी आपको रेकमेंड करती हूँ सिर्फ एक चीज के लिए, विच इज फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, उसकी बात मैं आगे करूंगी। लेकिन अगर बच्चों आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, समझना है, एग्जाम में क्या लिखना है, हर चीज आपको एनसीईआरटी में ही मिलेगी। वहीं से आपको लिखना है, वहीं से आपको हर चीज उठानी है पेपर के अंदर लिखने के लिए। ओके, नोवेयर एल्स, यू हैव टू नॉट रोम हियर एंड देयर एंड हियर एंड देयर। ठीक है, वहीं पे आपको यू हैव टू स्टिक टू एनसीईआरटी, नथिंग एल्स। Okay, for all the concepts. Now the next thing is notes for revision. यार ये चीज तो आई थिंक हर कोई बताता है, बट मैं यहां पर इसको एम्फसाइज करना चाहूंगी कि आपको रिवीजन के लिए नोट्स बनाने की जरूरत बहुत ज्यादा है बच्चों। अगर आप किसी कोर्स में एनरोल्ड हैं जहां पर आपको नोट्स मिल रहे हैं, वेल एंड गुड, गुड फॉर यू, काम बहुत आसान हो गया। लेकिन अगर नहीं है ऐसा कुछ, तो आपको खुद से डे वन से नोट्स बनाना चालू करना है। आई टेल यू समथिंग, जब आप नोट्स बनाते हो, ऑल्दो आपने वो चीज लर्न नहीं करी है, आपने उस चीज को समझ लिया है पर लर्न नहीं करा है, स्टिल दोज नोट्स विल हेल्प यू इन सच अ वे दैट यू विल बी थैंकफुल टू योरसेल्फ। ठीक है, जिस हाथ से तुमने नोट्स लिखे होंगे ना, उसको कहोगे वाह यार थैंक यू। हमने जो है पहले अगर नोट्स बना लिए, एग्जाम जब आता है उससे 2-3 दिन पहले भी रिवाइज करना चालू करेंगे ना, तो भी अच्छे नंबर ले आएंगे, क्योंकि उस नोट से हमारा बहुत इजीली रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, नोट्स बनाओ, नोट्स के अंदर माइंड मैप्स वगैरह बनाने की कोशिश करो, टाइमलाइन बनाने की कोशिश करो। ठीक है, उसी के साथ फ्लैश कार्ड्स वगैरह होते हैं तो वो भी बना लो। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी अपना जो है ये तामझाम बना के रखो बच्चों, ताकि एग्जाम से पहले जब भी हमें पढ़ना हो, हम इजीली इन नोट्स के थ्रू पढ़ सके। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज प्रैक्टिस सैंपल पेपर्स। आई थिंक कि बच्चों इससे ज्यादा कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब जब मैं सैंपल पेपर्स की बात करती हूं, तो सैंपल पेपर्स पे हर कोई इतना प्रायोरिटी क्यों देता है, लेट मी टेल इट टू यू गाइस। ओके, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस सैंपल पेपर्स, वो भी पिछले 5 साल के तो आपको करने ही करने हैं। क्योंकि एक तो हमें एग्जाम पैटर्न का आइडिया मिलता है ना, कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस कितने आते हैं, किस तरीके से आते हैं, हमें वो आइडिया मिलता है। 2 मार्कर, 4 मार्कर, 6 मार्कर क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, किस चैप्टर से है वो, इन सब चीजों का आइडिया मिलता है। साथ ही में बच्चों, जब आप इतने सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हो ना, आपकी जो है 80% तैयारी तो हो ही जाती है। आपको पता चल जाता है कि भाई पेपर इस पैटर्न में आता है, पेपर के अंदर ये क्वेश्चन तो बार बार पूछे जाते हैं, ये तो पढ़ ही लो, ये तो हमें पता है, लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो उस तैयारी के लिए बिल्कुल फुल प्रूफ तरीके से जो है मैदान में उतरने के लिए हमें सैंपल पेपर्स को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर हम सैंपल पेपर को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम एग्जाम देने जा नहीं सकते, हम फुल्ली इक्विप नहीं है, फुल्ली तैयार नहीं है। फिर हम रो नहीं सकते बाद में कि हमारा पेपर अच्छा नहीं गया। क्यों नहीं अच्छा गया? तुम्हारी गलती की वजह से अच्छा नहीं जाएगा, तुमने सैंपल पेपर उठा के नहीं देखे। तो सैंपल पेपर को प्रैक्टिस कर लेना, बार बार कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं उनको एक जगह अलग से किसी रजिस्टर में लिख कर रख लेना। उसी के साथ बच्चों देखो, आपको ना यहाँ पे खुद एनालाइज करना पड़ेगा कि 2 मार्कर वो कौन से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए हैं, 4 मार्कर वो कौन से क्वेश्चन है जो बार बार आ रहे हैं, 6 मार्कर वो कौन से क्वेश्चन है, कौन से चैप्टर से आ रहे हैं ये। ठीक है, देखना है, एनालाइज करना है, चैप्टर पे जाना है, उस चैप्टर के मैक्सिमम जितने पॉसिबल क्वेश्चन है उनको पढ़ लेना है। ओके, नाउ I think I have stressed on this enough. Let's come to the next thing, maps and cartoons. अब ये एक चीज है जिसको हर कोई इग्नोर कर देता है, मैप्स एंड कार्टून्स को। बच्चों डू रिमेंबर दिस, एग्जाम के अंदर एक एक नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैप्स एंड कार्टून्स कुछ ऐसी चीजें जो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं आपकी बुक के अंदर, आप क्या करते हो, छोड़ो ये क्या, ये आएगा पेपर में, छोड़ के चले जाते हैं। फिर पता है जब एग्जाम देकर आते कहते ये तो क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस था। ऐसा नहीं होता है बच्चों, बहुत सारी चीजें जो हम छोड़ के जाते हैं, कभी कभी उसी में से जब एग्जाम आता है तो हमें लगता है तो आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि हमने नहीं पढ़ा होता। ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। हर चैप्टर के अंदर जो छोटे छोटे आपको कार्टून्स दिख रहे हैं, उसके एक्सप्लेनेशन एक बारी रीड कर लो, रीड करने से समझ में आ जाएगी। जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं उनको एक बारी पढ़ लो। ठीक है, मैप वर्क जो जो आ रहा है उसको एक बारी ढंग से रिवाइज कर लो, जैसे सार्क कंट्रीज हैं वो सब है, एक बारी ढंग से उसको रिवाइज कर लो। क्योंकि इससे क्या होगा, आप जो एग्जाम में 2-4 नंबर लूज आउट करोगे, आप आसानी से उस पर भी अपनी पकड़ बना लोगे। कि क्या होता है कि हम बोलते हैं हमने बाकी तो पढ़ा था, ये सब चीजें नहीं पढ़ी थी, बट वो 2-4 नंबर का भी तुम्हें नुकसान ना हो, इसलिए उसको भी अच्छे से पढ़ कर जाओ। क्या पता बच्चों यही नंबर बचा ले तुम्हें एंड में। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाओ। एंड लास्टली, focus on your writing style. Writing style, I cannot emphasize on this enough
कभी कभी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सिर्फ सब हेडिंग पता होती है, उसके अंदर का कुछ नहीं पता होता। वो पेपर इतने सुंदर तरीके से लिख कर आते हैं, इतने बढ़िया तरीके से लिख कर आते हैं कि एग्जाम में उनके फुल नंबर दे देते हैं लोग, टीचर्स मतलब जो चेक करते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि उन बच्चों ने जिस तरीके से उस पेपर को प्रेजेंट करा होता है, जिस तरीके से उस पेपर को लिखा होता है, उसमें कोई गलती ही नहीं निकाल पाता। तो यहाँ पे यार मेक इट अ पॉइंट कि आप लोग एग्जाम में जब भी लिख कर आओगे अपने आंसर को, आप लोग उसमें छोटे छोटे लाइक कंसेप्ट मैप्स बनाओ, थोड़ा सा माइंड मैप बना दो एक छोटा मोटा सा आंसर के साथ में, ठीक है। आप सब हेडिंग्स को अंडरलाइन करो, पॉइंट्स में अपने आंसर को लिखो। ये 2-3 चीजें करने से ही एग्जाम में तुम्हारा आंसर इतना ब्यूटीफुल, इतना सुंदर लगेगा कि जो इंसान चेक करेगा उसे लगेगा कि भाई ये बच्चा तो गलती कर ही नहीं सकता, नंबर दो इसको, है ना। तो इस तरीके का अपना पेपर प्रेजेंट करके आओ कि एग्जामिनर को भी लगे कि भाई ये गलतियां तो कर ही नहीं सकता, इतना सुंदर पेपर है इसका। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी वेरी क्लियर टू यू गाइज। अब जरा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि हमारे ये जो मैम इतने सारे चैप्टर हैं, इन्हें हम कैसे कंप्लीट करेंगे ओवर द ईयर। ओके, सो लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। आप लोग कंफ्यूज होते हो, बुक ही उठा के नहीं, आप खोल के नहीं देखते कि हमें अभी चलो एग्जाम आएगा तब पढ़ लेंगे। बट यार लेट मी टेल यू, जो बच्चा कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करता है ना, वो एंड में अच्छे नंबर हमेशा स्कोर करता है। लिसन टू मी, ठीक है। बाद में जो बच्चे बोलते हैं ना कि हमारे नंबर नहीं आए, ये नहीं हुआ, फिर उनको ना एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि क्या हमने उतनी मेहनत करी थी, क्या हम लोग उतने कंसिस्टेंट थे, नहीं थे ना। तो वही चीज है। अब यहाँ पर यार आप बच्चों को अगर सही में कुछ करके दिखाना है, सही में अगर अच्छे नंबर लाने हैं, तो लेट मी टेल यू आपको करना क्या है। यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 8 और 7, एक किताब में 7 चैप्टर है, एक किताब में 8 चैप्टर है, चैप्टर ज्यादा नहीं है। हर महीने अगर 2 से 3 चैप्टर्स तुम कवर करोगे अच्छे से, ठीक है, एक थोड़ा कम वेटेज वाला ले लो या 2 कम वेटेज वाले, एक ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर उठा लो और 3 चैप्टर्स हर महीने कवर कर लो, 5 महीने में सिलेबस खत्म। 5 महीने में खत्म हो जाएगा ना। 2 महीने, फिर 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, है ना। मैथ सही है ना। 5 महीने में सिलेबस खत्म, उसके बाद रिवीजन, आंसर राइटिंग, सैंपल पेपर्स, हर चीज कर लोगे तुम। इतना टाइम रहेगा, हर चीज कर लोगे। फिर भी अगर कोई बच्चा थोड़ा सा आलसी है, नहीं मैम 3 चैप्टर तो बहुत ही ज्यादा है, नहीं है ज्यादा, ठीक है। पहली बात तो ज्यादा नहीं है वो चैप्टर्स। मैं ये नहीं बोल रही कि 3 बड़े बड़े चैप्टर्स उठा लो, मैं बोल रही हूँ 1 बड़ा चैप्टर, 2 छोटे चैप्टर उठा लो, ठीक है। बस उतना कंसिस्टेंट रहो कि मुझे किसी भी तरीके से 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने ही करने हैं मंथली। नहीं हो रहे हैं 2 चैप्टर कर लो, बट बच्चों 2 से कम नहीं, ठीक है। मिनिमम 2 मैक्सिमम 3, आई विल नॉट से मोर देन 3। बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं यार, ये अकेला सब्जेक्ट ये थोड़ी ना पढ़ना है, ठीक है। मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 चैप्टर्स एवरी मंथ यू हैव टू कंप्लीट। एंड कंप्लीट करने का मतलब है उसकी हर एक एक लाइन आपको पहले पढ़नी है, कंसेप्ट सारे समझने हैं, उसके बाद लर्न करना है, क्वेश्चंस जो जो उस चैप्टर में बनते हैं उनके आंसर्स ढंग से रिवाइज करने हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट आई मीन बाय कंप्लीशन। ओके, ये करके रखो एंड तुम्हारा सिलेबस भी टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तुम बहुत ही अच्छे से अपनी आंसर प्रैक्टिस भी कर लोगे, क्वेश्चंस को भी देख लोगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, एंड मजे से बोर्ड एग्जाम के टाइम तक फुल्ली इक्विप हो चुके होगे कि अब तो भाई कोई भी सवाल सीबीएसई वालों दे के देखो पेपर में और झट से मैं उसका आंसर निकाल दूंगा या निकाल दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके की प्रिपरेशन तभी होगी बच्चों जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे थ्रू आउट द ईयर एंड कम से कम 2 से 3 चैप्टर्स हर महीने आप कंप्लीट करेंगे, टोटली रिवाइज करके रखेंगे। एंड हर वीक जो भी आप पढ़ रहे हो थ्रू आउट द वीक, हर वीकेंड पे उसको ना एक बारी फिर से रिवाइज करो। इस तरीके से आप चीजों को रिटेन करके रख पाओगे, मेमोराइज करके रख पाओगे एंड भूलोगे नहीं। ऑलराइट, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू गाइज। ये जो थोड़ा सा रोड मैप मैंने आपको बताया है, जरा सा जो टिप्स दी हैं आपको समझ में आई होंगी, तो इनको अप्लाई करना आज ही से चालू करो। एंड बच्चों मेरे को पता है कि आप लोग अभी भी एक सवाल आपके मन में है कि मैम आंसर राइटिंग कैसे होगी। तो यार अगर आपको आंसर राइटिंग के लिए टिप्स चाहिए, प्रॉपर आपको चाहिए कि कैसे हमें आंसर लिख कर आना चाहिए, कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, अगर वो चीज आप चाहते हो कि मैम बताएं आपको, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो इफ यू वांट दैट, लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन। अभी के लिए मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड आज ही से तैयारी चालू करो। बाय बाय।